हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट 2024 क्वेश्चंस के क्वेश्चन 11 से 20 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 11 है कि द टर्मिनल वोल्टेज of the battery whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure is how much। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? करंट होगा V by R, राइट। V कितना है? इसमें 10 वोल्ट है। V मतलब ये EMF जो है, और R इसमें रेजिस्टेंस कितना है? ये दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में है, तो 4 + 1 तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब वोल्टेज इसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस कितना हो जाएगा? ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? ये V हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं, यहाँ हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में जाते हैं, तो कितना ड्रॉप हुआ? 10। ये 10 वोल्टेज है, 0 वोल्ट है। और करंट किधर फ्लो कर रहा है? हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, -I। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R, इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। V = EMF - IR। यही होता है एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। वो यहाँ पर मैंने यहाँ से चला, ये इसका EMF है, हाई टू लोअर में गए, प्लस ड्रॉप हुआ, और यहाँ पर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस ड्रॉप होगा, -IR। ये हो गया 10 - I तो निकालनी है, 2 एम्पियर है, और इसका रेजिस्टेंस 1 है, तो 10 - 2 8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। तो सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या है? ये जो सॉलिड एंगल है उसका डायमेंशन क्या है? कोई डायमेंशन नहीं होता, सब कुछ 0 होता है। M0, L0, T0, और भी यदि कुछ है तो सब 0। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंगल जो है इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, यहाँ से एक कोन ले लेते हैं ऐसे, ये देख रहे हैं आप जो एरिया है, यहाँ पर एक कोन बन गया है। ये जो एंगल बना रहा है सॉलिड एंगल, ओमेगा इसको कहते हैं। ये ओमेगा जो है सो ये वाला एरिया, इसको डी ओमेगा कहते हैं, छोटा एंगल। ये वाला एरिया जो है सो DS / R² होता है। ये DS है, एरिया है, एरिया का डायमेंशन क्या है? L2। यहाँ पर R² का डायमेंशन क्या है? L2। तो L2 न्यूमरेटर में, L2 डिनोमिनेटर में, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमें इसमें से 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें दो क्वांटिटी जो दिया हुआ है उसका डायमेंशन भी नहीं है, डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो है इसका डायमेंशन क्या है? दोनों का सेम है, तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है? 0, कुछ नहीं, डायमेंशन लेस हो गया, तो स्ट्रेन ठीक है। एंगल देखते हैं, एंगल जो है वो क्या होता है? ये हमारे पास एक सर्किल है, एक एंगल है, ये थीटा। थीटा जो है सो हम हमेशा लिख सकते हैं थीटा = L/R, और जब ऐसा लिखते हैं ये थीटा हमेशा रेडियन में आता है। तो ये L का डायमेंशन L और R का डायमेंशन भी L, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डायमेंशन L। इसका मतलब थीटा का डायमेंशन नहीं है, एंगल का डायमेंशन नहीं है, दोनों ही डायमेंशन लेस हो गया। तो हमारा आंसर जो है यही हो गया। स्ट्रेन और एंगल दोनों ही का डायमेंशन नहीं है, जैसे कि सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे एंगल तो सही था लेकिन स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का भी डायमेंशन है और इसका भी डायमेंशन है, लेकिन दोनों कट नहीं जाता पूरा। आप देख सकते हो ये MLT - 2 है फोर्स का, और इसका L2 है, पूरा खत्म नहीं हुआ। वैसे स्ट्रेन तो ठीक है। आर्क जो है, ये आर्क देख रहे हैं, इसका डायमेंशन है लेंथ का, तो ये लेंथ का डायमेंशन है, तो ये नहीं चलेगा। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस तो देख ही लिए, इसका डायमेंशन है, और एंगुलर स्पीड का भी डायमेंशन होगा। ओमेगा जो है सो V/R कर सकते हैं, राइट। और V का डायमेंशन LT - 1, R का डायमेंशन L, तो इसका डायमेंशन है T - 1, T में 1 - 1 डायमेंशन है, तो एक ही आंसर सही है 1 का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर 2 सोलेनॉइड है और एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये मैग्नेट को राइट साइड में मूव किया जा रहा है किसी स्पीड V से। इन द अबव डायग्राम ये स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2, ये सोलेनॉइड 2 है, फ्रॉम सोलेनॉइड 1। The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are through the directions ABCD वगैरह दिया है, किधर इसका डायरेक्शन मूव करेगा, डायरेक्शन होगा करंट का। देखिए क्या सोलेनॉइड है 2 ठो, यहाँ पर ये खड़ा यदि रहेगा तो इसमें कोई करंट नहीं रहेगा,
राइट। इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जैसे ही राइट साइड मूव करता है तो हम पहले इस पर फोकस करते हैं। एन से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकलता है इधर, राइट, इधर निकल रहा है एन से मैग्नेटिक फील्ड। जब ये राइट साइड जाने लगता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगता है? घटने लगता है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। अब इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा? वो अपने क्रिएटर का ही अपोज करता है। इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कम होने की वजह से हो रहा है, तो वो उसको बढ़ाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट इस डायरेक्शन में कैसे कब हो सकता है? करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इस डायरेक्शन में हो। अब सोलेनॉइड में है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सोलेनॉइड है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 Ni, राइट। लेकिन डायरेक्शन इसमें यदि हम ऐसे खुद करते हैं तो अपना राइट हैंड लीजिए, उसके चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में ले जाइए और उसे कर्ल कीजिए करंट के डायरेक्शन में। थंब आपका डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, थंब जो है सो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो देखिए ए से बी तक में जाए, ऐसे ऊपर से होकर फिर नीचे ऐसे करते हुए बी तक जाए। यदि ऊपर डायरेक्शन हमारा है तो किधर जाएगा फील्ड, वो देखिए करंट के डायरेक्शन में ले गए और करंट के डायरेक्शन में अपना फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, तो हमारा थंब दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। मतलब कि यदि करंट इसमें इधर फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था इसके मूवमेंट की वजह से उसको ये मेंटेन करे, एडजस्ट करेगा। तो ये सही हो गया। ए से बी में जाना चाहिए, ए से बी में जाना चाहिए। ये दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, ए बी। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा था ना, ऐसे साउथ में आता है, नॉर्थ से निकल के जाता है, साउथ में आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब इसमें करंट ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था ए टू बी, तो ये बढ़ रहा था। यहाँ सी टू डी करना पड़ेगा। सी टू डी करने पर क्या होगा? ये बढ़ने लगेगा, राइट। तो हमें डी टू सी करना पड़ेगा, डी टू सी करना पड़ेगा। ऐसे इस डायरेक्शन से देखिए इधर से आया, इधर से गया, ऐसे यदि रहेगा डी टू सी करंट, डी से सी में जा रहा है तो क्या होगा? देखिए अब फिर फील्ड करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर कीजिए, कर्ल कीजिए उसी डायरेक्शन में जिधर करंट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अपने चारों फिंगर को कर्ल कीजिए। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो इसके नजदीक आने से ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसको घटाएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट किया तो ठीक है। ये डी से सी तक जब जाएगा तब ये राइट साइड में क्रिएट करेगा। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट में ए बी और सेकेंड में डी सी, ए बी एंड डी सी, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर लेंज लॉ लगाकर हम केवल डायरेक्शन बता सकते हैं। ये लेंज लॉ है। लेंज लॉ ये कहता है कि जिस वजह से इंड्यूस्ड होता है करंट वो उसी को अपोज करता है। यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा था ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसके कम होने की वजह से करंट ने उसको बढ़ाने की कोशिश किया। यहाँ राइट साइड में जो सेकंड सोलेनॉइड है उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट साइड में जा रहा है उसके बढ़ने से, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट किया राइट साइड में, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है सो कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। एक थीन रॉड है और अपना मिड पॉइंट से होकर पास कर रहा है एक एक्सिस ए वाला, उसके अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई दिया हुआ है 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ जो है सो कितना है, जबकि उसका रॉड लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली, लेंथ बताना है इसका। अब ये तो बहुत आसान है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके एक्सिस जो मिड पॉइंट से होकर जो एक्सिस है उसके अबाउट कितना होता है, इसके लिए तो फार्मूला आपको याद रखना होगा, ml²/12 होता है। इस फार्मूला में सबको बैठा दीजिए, एल का वैल्यू निकल जाएगा। एल कितना आ गया, 12I/m²। 12I का वैल्यू कितना है 2400। ये देखिए सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर, उसी में रहने देते हैं, और m है 400 ग्राम, सब सीजीएस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 बार में 8 चला गया, 12 72,
72 का जो है सो कितना आ जाएगा, 936 टाइम्स 2, ये हो गया 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 6 टाइम 1.414, 9 से थोड़ा कम है, 9 से थोड़ा कम है, ये 8.5, ये हो गया आपका आंसर। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x इज इक्वल टू 5 sin pi t plus 5/3 represents the motion of, यहाँ मीटर है, of a particle executing simple harmonic motion SHM है। The amplitude and time period of motion respectively are, जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, एम्पलीट्यूड sin ओमेगा t प्लस 5, या इसी को आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, ओमेगा को लिख सकते हो 2 pi/T t प्लस 5। इससे कंपेयर कीजिए, ये देखिए कितना है, ये 5 मीटर, 5 मीटर, कैपिटल टी कितना आया, यहाँ पर 2 पाई होना चाहिए था, हम अपने से 2 पाई बना दिए, नहीं है तो 2 पाई टी, नीचे में जो है वही है कैपिटल टी, 2 सेकेंड आए। इसने कहीं लिखा नहीं कि टी जो सो सेकेंड में है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड में ही लेते हैं, CGS हो या SI हो, सब दोनों यूनिट में सेकेंड में होता है। तो 5 मीटर 2 सेकेंड, 5 मीटर 2 सेकेंड, ये वाला नहीं, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 2 सेकेंड, यही हो गया आपका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मास ऑफ ए प्लेनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेनेट है उसका मास कितना है, अर्थ का जो मास है उसका 1/10, और रेडियस उस प्लेनेट का कितना है, अर्थ का जो है उसका हाफ, डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी अपने आप हाफ हो जाएगा। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट कितना होगा, ये कितना होगा, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, वो हम gm/r² लिखते हैं। r रेडियस ऑफ प्लेनेट है, यहाँ प्लेनेट का बात कर रहे हैं तो प्लेनेट लिखेंगे, g तो सेम है सबके लिए, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, p। mp को कितना लिखें, mp को लिखेंगे me/10, rp को कितना लिखें, re/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, इधर आ गया me/10 टाइम्स re², ये 2 ऊपर चला गया 4, 4/10 gme/re², यही है जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन किसके लिए है, अर्थ के लिए। देखिए मास अर्थ का है, रेडियस अर्थ का है, तो ये एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है जी, और जिसका वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि वो 9.8 होता है। कुछ ना बोले तो 9.8, यदि बोल दे 10 तो 10 ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 400 के करीबन है, 3.92 होगा, इतना मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 10 से डिवाइड कीजिए, आ गया आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए ब्लॉक पर, और बी उसके साथ सटा हुआ है। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg 3 kg रेस्पेक्टिवली। द ब्लॉक स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ये कितना फोर्स बी पर लगा रहा है वो बताना है। देखिए सबसे पहले जो है सो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, सिस्टम पर एक फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, एक्सटर्नल जो फ्रिक्शन लगा सकता था जो है नहीं। एक्सलेशन कितना हो गया, फोर्स बाय मास, मास यहाँ पर सिस्टम का मास, फोर्स है 10 न्यूटन और सिस्टम का मास है 2 + 3। सिस्टम जो हमारा है a + b, a + b को हमने सिस्टम कंसीडर किया। इस टोटल a + b पर 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो एक्सलेशन जो है तो 10 बाय उसका मास, सिस्टम का मास, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इसको, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, b पर कितना फोर्स a लगा रहा है। द ब्लॉक स्लाइड्स ओवर फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक a ऑन ब्लॉक b। तो जस्ट हम b को देखेंगे, ये b हमारा है, इस पर एक फोर्स लगाया a ने, उसका नाम दे देते हैं n फोर्स लगाया, और ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, सब जा रहा है, ये जा रहा है, b जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं। तो b को हम केवल देखें, b का फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं।
तो हम देखते हैं कि इस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे भी लग रहा है mg और एक नॉर्मल डायरेक्शन भी लग रहा है, लेकिन वो हमारे लिए इंटरेस्ट का नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इस डायरेक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे अपना, हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शंस है उसमें केवल देख रहे हैं। तो वो उसमें जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स केवल ए लगा रहा है बी पर और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, और ये बी किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड एक्सेलरेशन से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं, एफ इक्वल टू एम, एफ कितना है एन, मास कितना है, इसका मास बी का मास 3 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आया 6 न्यूटन, ये आपका आंसर 6 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3। आप चाहते थे इसे दूसरे मेथड से बना सकते थे, उस मेथड में क्या है कि आप सिंपली दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लीजिए, ए का और बी का फ्री बॉडी डायग्राम जो है सो निकालते हैं। ए पर एक फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन का, और ये दोनों कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ये इसने एन लगाया इस पर, इसने एन लगाया इस पर, दोनों को एक दूसरे पर एन लगा। और कोई फोर्स लग रहा है ए पर, और कोई फोर्स नहीं, जो भी लग रहा है ग्रेविटी हम उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमें देखना नहीं। एम और इधर ए एन एन कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको एन प्राइम कहते हैं, एन प्राइम। बी पर भी वैसे ही है एम जी, और इस पर जो है सो एन डबल प्राइम कहते हैं। अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम लिख लिए हैं, तो अब न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं, ए पर लगाते हैं, दोनों जो है सो किस स्पीड से जा रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है ए से, हमें नहीं पता किसी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक फोर्स 10 लग रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में n लग रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन है कितना है, इसका मास है 2, एक्सेलरेशन है a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 ए के लिए। बी को यदि हम कंसीडर करें तो बी पर कितना फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है n राइट साइड में, और राइट साइड में ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, दोनों ए से जा रहा है, साथ में जा रहा है ना, दोनों ए से जा रहा है। इसका मास कितना है, फोर्स इक्वल टू एम ए, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं एफ इक्वल टू एम ए ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं। इसका मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है ए। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दोनों को सॉल्व कीजिए और एन का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ऐड कीजिए, यहाँ पर ऐड करने के साथ में ये 10 आ गया, ये 5 ए आ गया, सो ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 से निकाल लीजिए या 1 से, जिससे भी मर्जी है आपका, एन निकाल लीजिए, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पर जो है सो 2 इक्वेशन आएगा, दोनों से एन और ए का वैल्यू निकल जाएगा। इस केस में हमें क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों सेम एक्सप्रेशन से चल रहा है, तो ए प्लस बी को एक सिस्टम जो है कंबाइंड सिस्टम कंसीडर किए, तुरंत हमें एक्सप्रेशन मिल गया, और उसके बाद केवल बी को कंसीडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ दोनों को कंसीडर करते हैं, यहाँ जस्ट केवल बी का डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं, और तब जो फोर्स ए बी पर लगा रहा है एन, वो हमें पता चल जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एरो मार्क दिया हुआ है। द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC इज, BC में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है PdV। ये इंटीग्रेशन इसलिए कि V छोटा है, छोटा अमाउंट जो है सो उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा किसी प्रेशर की वजह से, तो PdV सबको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन। इस केस में चेंज कितना हो रहा है वॉल्यूम में, 0, तो 0 चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में हर समय 0 चेंज है, सब 0 का ऐड करेंगे क्या आएगा 0, तो वर्क डन इन BC कितना हो गया 0, वजह चेंज कितना है वॉल्यूम में 0 है, तो आंसर हो गया आपका ए। यदि ये क्वेश्चन रह के पूछता है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में ABCD ए में कितना वर्क डन करना पड़ा, तब हम इसका एरिया लेते हैं, वर्क डन इन ABCD ए साइक्लिक प्रोसेस में कितना होता है, एरिया लेते तो उसका ABCD का, और प्लस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखेंगे, क्लॉकवाइज में प्लस होता है, आमतौर पर एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में माइनस और क्लॉकवाइज में प्लस होता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जो है सो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा है और यहाँ वर्क डन कम है। यदि हम क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो ये गलत आ जाता है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जब इसमें कंप्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है,
तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन होता है। और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव वर्क डन जो है सो ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू पॉजिटिव वर्क डन, इसलिए ये नेगेटिव आना रहना पड़ेगा। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ गया, वही नेगेटिव होने लगेगा। बस आप इसे याद रखिए, थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और तब फार्मूला से यहाँ पे लिखिए, इसका एरिया कितना है, ये देखिए 100 और 400 कितना डिफरेंस आया, 300 का। और इधर हो गया, इसको किस में चेंज कर लें, मीटर में, सब रहेगा ऐसा यूनिट में। ये सेंटीमीटर है, 10⁻² है एक ठो, और पावर 3 है तो 3 से कर दिए। और इधर कितना है, 100 से 300, 200 आया किलो पास्कल इतना। तो 3 2 6 आ गया, 3 2 6 इधर है, 1 3 4 5 6 इधर हो गया, और 1 30 आ गया, बस इतने ही तो है। 60 जूल आएगा। 60 जूल जो है सो माइनस बोलकर 60 जूल जो है सो वर्क डन हुआ, -60 जूल। मतलब सिस्टम ने काम नहीं किया, सिस्टम पर ही काम हो गया, सिस्टम पर ही काम हो गया, ये माइनस का मतलब है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो there are two statements 1 and 2. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, एटम्स तो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जितना उसका न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही जो है सो नंबर ऑफ, इसको ऐसे नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों पर चार्ज सेम है, लेकिन पोलैरिटी अलग है। ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, तो सब मिला के एटम जो है न्यूट्रल होते हैं। yes. As they equal number of positive and negative charges, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में प्रोटॉन का। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। यदि आप केवल इतना पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा रेडियो एक्टिविटी, कि भाई रेडियो एक्टिविटी अपने आप हम कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता। वो यूरेनियम से जो 235 है उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो बन जाएगा कुछ और, ये मुझे नहीं पता कितना, ये 92 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा मुझे नहीं पता, 90, और ये हो जाएगा 230। न्यूक्लियस तो चेंज कर गया, न्यूक्लियस कहाँ स्टेबल है। यदि आप केवल इतना ही पढ़ेंगे तो जो है सो आप बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस स्टेबल है नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। लेकिन इसके बाद में यदि आप पढ़ेंगे एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो बोलेंगे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। अभी हम न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर आ गया बोर्स मॉडल। ये दोनों को कैसे हम एक साथ लाएं, ये दोनों को कैसे रिकॉन्साइल करें। तो एक्चुअली उसने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है और इस पर काफ़ी डिस्प्यूट था, काफ़ी जो है सो कंट्रोवर्सी हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि एनटीए ने 2 आंसर सही बताया। उसने कहा कि यदि किसी ने केवल इसको सही बोला है तो वो भी सही है, और यदि किसी ने दोनों को सही बोला तो वो भी सही है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में डायरेक्टली ये वर्ड लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कहीं इस पर समरी में जो है यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसलिए एनटीए ने दोनों को सही माना कि जिसने स्टेटमेंट 1 बोला वो भी सही है, जिसने स्टेटमेंट 2 बोला वही सही है। लेकिन जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में, उन लोगों ने कहा कि केवल यही सही है, ये गलत है। और ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो आधा सेंटेंस यहाँ से पढ़ रहे हैं, और एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, वो रेडियो एक्टिविटी नजर में आ रहा है, वो तो स्टेबल है नहीं, इसलिए गलत हो गया। लेकिन इसके बाद में जो सेंटेंस यहाँ पर है, एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये तो बोस्ट लॉ के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअली एग्जामिनर जो है या एनसीईआरटी ने जो भी लिखा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेबल लिखा हुआ है। यदि वो इसे ऐसे लिख देता कि स्टेबल अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन कोलैप्स, ये किस संदर्भ में बात कर रहा है। आप यदि देखो उस चैप्टर में वो बोर्स मॉडल के बारे में बात कर रहा है। बोर्स ने कहा कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो लोगों ने सवाल उठाया, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कहा, तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन्स में चक्कर लगाएगा तो चूंकि ये एक्सेलरेटेड है, ये सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है, मैंने कुछ एनर्जी कम हो गया, तो धीरे धीरे इसके वजह से इसका रेडियस कम होता जाएगा और लास्ट में फाइनली ये यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा एटम के न्यूक्लियस में, और इस तरह से एटम स्टेबल नहीं है।
तो यहाँ पर जिस स्टेबिलिटी की बात कर रहा है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन कोलैप्स है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं रियल लाइफ में कि इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाए। इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं करता है तो एटम स्टेबल है। यहाँ इस संदर्भ में जो है सो वो ये कह रहा है कि एटम स्टेबल है। हाँ, उसके दिमाग में रेडियो एक्टिविटी वाली बात नहीं है यहाँ पर कि एटम खुद भी जो है डिसइंटीग्रेट करते रहता है। वो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी की बात कर रही है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में बात कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, तब वो जो है इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे रेडिएशन और इससे उसका एनर्जी कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे उसका रेडियस कम होते होते वो फाइनली जो है कोलैप्स कर जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस में आ जाएगी। इसके अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी है, इस अनस्टेबिलिटी के अगेंस्ट जो बात कर रहा है वही स्टेबिलिटी की बात एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। और इसीलिए इसके बाद यहाँ पर ये बोलता है कि एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो बोस ने क्या कहा, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता कि कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन उसने ये कहा कि कहीं भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट नहीं कर सकता। एक स्पेसिफाइड और ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व कर सकता है और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, उस ऑर्बिट में वो मूव करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा NH क्रॉस। n एक इंटीजर नंबर है और H क्रॉस जो है सो H प्लैंक कांस्टेंट है और नीचे में 2 पाई है, उसको H क्रॉस या H बार जो भी कहें या रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट जो भी करना हो आप कर सकते हो। ये जो क्वांटाइजेशन रूल दिया था जो कि बैकबोन है बोर्स के एटॉमिक मॉडल थ्योरी का। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए फिर बोस ने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी में गैप आया एनर्जी का वो उसमें रेडिएशन के रूप में निकलेंगे hc/λ। एक रेडिएशन निकलेगा जिसका वेवलेंथ है लैम्डा। वही बोल रहा है कि एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है सो यहाँ से कूदा तो कुछ एनर्जी निकला, यहाँ से कूदा तो कुछ और एनर्जी निकला, यहाँ से यहाँ कूदा कुछ और एनर्जी निकला। वही स्पेक्ट्रम निकल रहा है, तरह तरह के जो है सो ये निकल रहे हैं, क्या कहते हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं। और ये रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं है। यदि देखिए एक लाइन यहाँ पर है, 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 इस तरह से जो है लैम्डा है और ये इंटेंसिटी है जो भी है ये दिख रहे हैं। हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं, कुछ कुछ। तो ये उसने यही कहा कि ये जो एनर्जी का गैप है वो उसका एक वैल्यू है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो है ये हमें वेवलेंथ मिलता चला जाता है, यही स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी की बात कर रही है वो अगेंस्ट कोलैप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, क्योंकि वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्या है कि किताब में ये लिख देना चाहिए था कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन कोलैप्स। तो ये जो है सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो फिर जो लोग तुरंत रेडियो एक्टिविटी के बारे में सोचने लगते हैं इतना आधा पढ़ने के बाद, वो भी नहीं सोचते। तो इस हिसाब से अब इसको आप क्या कहेंगे सो सोचिए। यदि इस संदर्भ में देखेंगे तो लगेगा कि ये सही है, और यदि आधा पढ़ के ऐसे जैसे बाकी लोग कह रहे हैं तो लगेगा ये गलत है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी कर सकते हो, या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ तक केवल पढ़ने के बाद में आप कर सकते हो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्वेश्चंस के लैंग्वेज में है और किताब में भी यही लिखा हुआ, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है। इसको यहाँ पर लिखना चाहिए कि स्टेबिलिटी किस स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रही है, क्योंकि यदि केवल इतना ही सेंटेंस लिख के छोड़ दिया जाए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, तो कोई भी तब कहेगा कि ये गलत है, क्योंकि तब रेडियो एक्टिविटी दिमाग में आएगा। लेकिन उसके बाद उसने जो सेंटेंस जोड़ा है वो बोस मॉडल से जोड़ा है। तो यहाँ पर जो है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे लिखना चाहिए अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन कोलैप्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या अल्फा बीटा पार्टिकल जो है सो एमिट हो रहा है और एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, स्टार्स में होते हैं, या कभी कभी हम रिएक्टर में कराते हैं बिजली बनाने के लिए, या एटम बॉम्ब में, हाइड्रोजन बॉम्ब में। वहाँ पर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है और देखिए न्यूक्लियस जो है जब चेंज करता है प्रोटॉन्स तो एटम ही बदल जाता है। आपके पास लोहा है वो सोना बन जाएगा। लोहा है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, सोना 79 है, बहुत दूर है, उतना उसमें ऐड करना पड़ेगा, 2 लोहा 3 लोहा मिला के जो है एटम को मिला के एक बनाना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है। इनफैक्ट ये जो सोना है वो बनता है सुपरनोवा में, स्टार में भी नहीं बनता। सुपरनोवा में बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तब जाके वो बनता है वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि क्या बताना है, क्यू क्या है, फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है। तो इस
जो रेडियो एक्टिविटी जो स्पॉन्टेनियस एमिशंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल निकल गए, ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, जस्ट न्यूक्लियस है, हीलियम प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन गायब, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया, जस्ट इसका न्यूक्लियस है, मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है इसमें, ये बाहर निकल जाएगा। यदि ये बाहर निकल जाएगा तो 2 प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो जेड जो है वो 2 से कम पड़ जाएगा। और मास नंबर जिसको ए से डिनोट करते हैं वो क्या है, 1 2 2 यहाँ 2 यहाँ 4 से कम पड़ जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब मास नंबर 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। मास नंबर और कभी कम नहीं होगा, मास नंबर जो भी कम होगा वो केवल अल्फा पार्टिकल की वजह से होगा। बीटा पार्टिकल ये 2 तरह के होते हैं, ये बीटा जो है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। ये क्या है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस निकल रहा है, आप बोलोगे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन है वो बन जाता है प्रोटॉन। आप देखिए न्यूक्लियस बन गया प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो है चार्ज कितना था, 0, यहाँ पर एक चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज यही इलेक्ट्रॉन आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आके चार्ज को बैलेंस किया। और साथ में इतना ही नहीं रहता है, एक और चीज निकलता है जिसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये ऊपर में जो साइन है वो एंटी का है, एंटी न्यूट्रिनो एक एंटी पार्टिकल है, किसका, न्यूट्रिनो का। ये बीटा माइनस जो है सो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है ना, जिसको हम लोग जानते हैं वो पार्टिकल है। तो देखिए न्यूट्रॉन, यहाँ पर जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला, साथ में एक पार्टिकल निकला, तो एक एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो जो एंटी पार्टिकल है न्यूट्रिनो का। और ये बीटा माइनस जो है बीटा प्लस का एंटी पार्टिकल है, इसको हम पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे बीटा प्लस लिखते हैं। इसमें जो है सो प्रोटॉन जो है वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में। देखिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज था, न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज को बैलेंस करना है, तो इसमें एक बीटा प्लस निकलता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही है, बस चार्ज का पोलरिटी प्लस है, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। और ये एंटी पार्टिकल कहलाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एंटी पार्टिकल निकल चुका है, तो आपकी दूसरा एक पार्टिकल निकलेगा जिसको कहते हैं ये न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है, बहुत कम मास होता है, चार्ज नहीं रहता है। तो ये इस तरह से प्रोटॉन जो है या न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन अपना दूसरा चीज में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और तभी बीटा माइनस या बीटा प्लस पार्टिकल निकालते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता है, पॉजिट्रॉन भी निकल सकता है। तो यदि बीटा माइनस डीके हुआ है तो देखिए प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब जेड यहाँ पर जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ए का कुछ होगा क्या, मास नंबर यहाँ पर जो था वही यहाँ पर है, न्यूट्रॉन मास नंबर में तो दोनों उसका सम है, सम ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो चेंज नहीं हुआ, ये जो है बस वो चेंज नहीं होता। इस केस में बीटा प्लस निकलता तो जेड को क्या हो गया, देखिए जेड कम पड़ गया, राइट। एक तो यहाँ पर प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन गायब हो गया, तो जेड कम पड़ गया, और मास नंबर वो तो सेम का सेम था। और ये जो गामा है, गामा रेडिएशन, ये जस्ट रेडिएशन है, एनर्जी है, ये कुछ नहीं करता, ना ही मास नंबर चेंज करता है, ना ही एटॉमिक नंबर चेंज करता है, ये कुछ नहीं करता। तो इसी पर बेस्ड जो है सो हम यहाँ पर देखते चले जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। एक अल्फा पार्टिकल निकला, ये 4 कम हो जाएगा 286, 86 और ये 2 कम हो जाएगा 80। यहाँ पे बीटा प्लस निकला, प्लस निकलने का मतलब है जेड बढ़ जाएगा, नहीं ये वाला तो इसके लिए है ना, और इसके लिए यहाँ पर है जेड बढ़ जाएगा बीटा माइनस निकलने पर, जेड प्लस निकलने पर बीटा प्लस निकलने पर जेड घट जाएगा। यहाँ बीटा प्लस निकला है, ई प्लस बीटा प्लस दोनों एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए खाली लिखा है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 79 हुआ, और ये इसमें कोई चेंज नहीं, बीटा वगैरह निकलता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसको लिख ही देते हैं हम। यहाँ पर बीटा माइनस निकला, बीटा माइनस निकलेगा तो एक बढ़ जाएगा, 79 से ये हो गया 80, फिर बीटा माइनस निकला तो ये हो जाएगा 81, तो 81 to 86, 81 to 86, ये 4 वाला ऑप्शन नंबर सही हो गया आपका।
तो ये था क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।